नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रही है सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार सुश्री प्रगति गुप्ता। अभी हम इस मंच के साथ अपने आज के अतिथि को जोड़ देंगे। उनकी रचना धर्मिता के बारे में हम बातचीत करेंगे और साथ में उनकी जो जीवन यात्रा रही है और उसके साथ साथ उनकी जो साहित्यिक यात्रा रही है उसके बारे में हम प्रगति जी से आज बातचीत करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे मित्र भी अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं तब तक हम आज की जो हमारी अतिथि है इस मंच पर प्रगति गुप्ता उनको जोड़ देते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार उपेंद्र जी। बहुत अच्छा लग रहा, स्वागत है आपका उपेंद्र नाथ रैना साहित्य मंच पर। और देखिए आपसे बातचीत मैंने शुरू कर दी। हमारे मित्र सदानंद मिश्र जी जुड़ गए इस मंच के साथ बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरा ये कार्यक्रम अब एक महीने के अंतराल के बाद आ रहा है। बीच में कई व्यस्तताएं रही, नहीं कर पाया। और साथ में मधुर कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गए, अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए। उनका मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे मित्र जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि है प्रगति गुप्ता। आप सुपरिचित कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं और कई पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, उनसे आप सम्मानित हो चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे बातचीत करेंगे, विशेषकर कौन कौन से पुरस्कार आपको बहुत अच्छे लगे, ये बातचीत आपसे हम करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बधाई इस रूप में देना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों भोपाल में आपका जो कहानी संग्रह है कुछ यूं हुआ उस रात, उस पर आपको सम्मानित किया गया और हमारी मुलाकात वहाँ हुई। बहुत अच्छा सुखद रहा। और साथ में उसके बाद फिर आपका दिल्ली आना हुआ। इंडिया नेट बुक्स की तरफ से भी एक बहुत बड़े आयोजन में आपको पुनः पुरस्कृत कर दिया गया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप श्रम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, आप साहित्य में साधनारत हैं, तो उसके लिए अगर पुरस्कार भी मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वैसे सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, पुरस्कारों के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, क्या विचार है आपका? अजीब सा सवाल है ये वैसे मेरी तरफ से। सबसे पहले इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए उपेंद्र जी आपका बहुत आभार। और यहाँ पर जो भी मित्र जुड़े हैं उन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आप आए हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। उपेंद्र जी ने पहले प्रश्न की शुरुआत पुरस्कार से की है और पुरस्कार के संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी लेखन हो, किसी भी विधा में हम जो भी लिखते हैं, अगर उसको रिकॉग्निशन मिलता है, किसी भी तरह से उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो ये एक लेखक के लिए मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इन्हीं सभी माध्यमों से लेखक का लेखन प्रकाश में आता है। और सिर्फ उससे ही नहीं आता, पुरस्कारों से ही नहीं आता, बल्कि पत्रिकाओं और इन सब में प्रकाशित होने से भी आपका एक पहचान बनती है। और ओवरऑल सभी कुछ मिलाकर मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए ये अच्छी उपलब्धि होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए ना, पुरस्कार किसको अच्छा नहीं लगता है। इस बीच में और बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए। मैं कुछ नाम और बताना चाहूंगा। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कविता पंत जी संभवतः आजकल अहमदाबाद में ही होंगी, वो जुड़ गई। सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए। क्या बात है। तो बहुत सारे मित्र, अभी और मित्र हमारे साथ जुड़ गए। ये इनका स्नेह और मेरे प्रति प्रेम है जो इस तरह से लगातार मुझे इस मंच के साथ जुड़कर प्रोत्साहित करते रहते हैं। अच्छी बात है।
और इसी बहाने उन मित्रों से मुलाकात भी हो जाती है। मैं प्रगति गुप्ता जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा इस रूप में कि उनका जो संक्षिप्त था परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर जो नोट किया है उसके बारे में अपने मित्रों को बताना चाहूँगा। आप समाज शास्त्र में आपने एमए किया है और 15-16 उम्र में ही वहीं से आपने लेखन आरंभ किया है और इस समय सोशल मेडिकल क्षेत्र में आप काउंसलिंग कर रही है, वो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जिस पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य में इसका भी कई विधाओं में जब आप लेखन करते हैं तो उसमें बहुत ये काम आ सकता है। और आपके 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और जिनमें से एक संपादित काव्य संग्रह भी है आपका और एक काव्य संग्रह है, उसके बारे में हम आपसे जानकारी ले लेंगे। संस्मरणात्मक लेख आपकी पुस्तक है और उपन्यास पूर्ण विराम से पहले बहुत ही चर्चित रहा ये उपन्यास। इसके बारे में हम विस्तार से आपसे ही पूछेंगे, बातचीत करेंगे। और एक लघु उपन्यास भी आपका है, भेद, वो भी हम आपसे उसके बारे में 2 कहानी संग्रह आपके हैं, कुछ यूं हुआ इस रात। थोड़ा सा सनसनीखेज सा विषय लग रहा है, विषय है इसका, तो उसके बारे में उसमें कई कहानियां हैं जिनको मैं देख रहा था। मैं उसमें से एक कहानी का एक पैरा जरूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और विभिन्न विधाओं में आपका कुछ साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त जो आपकी एक विशेष उपलब्धि ये रही है, कई साहित्यिक कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है और साथ में जो देश भर की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, उनमें पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुके हैं, आपको मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि अब होली का माहौल भी शुरू हो रहा है, अच्छा अवसर है ये, और हम अपने मित्रों को अब, क्योंकि होली से 1-2 दिन पहले ये कार्यक्रम है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। प्रगति जी, क्या ऐसा ना करें हम, क्योंकि होली का माहौल शुरू होने वाला है, तो आप एक रचना होली पर अगर है आपके समक्ष तो सुनाइए ना, फिर हम बातचीत तो अनौपचारिक है, बातचीत हम फिर शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले होली पर 2 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, फिर उसके बाद एक कविता। आपका स्वागत है। प्रिय कौन सा रंग चुनूं तेरे लिए, प्रिय कौन सा रंग चुनूं तेरे लिए, तू ही कह, तू ही बता। प्रिय कौन सा रंग चुनूं तेरे लिए, तू ही कह, तू ही बता। मेरा हर रंग तुझसे है, मेरा हर रंग तुझसे है, मेरे हर रंग में तू ही बसा, मेरे हर रंग में तू ही बसा। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। अब मैं थैंक यू। अब मैं कविता लेती हूँ। कविता का शीर्षक है रंगरेजा। वाह। तू रंग मेरी रूह को, तू रंग मेरी रूह को कुछ इस तरह अपने ही रंग में, ऐ रंगरेजा। तू रंग मेरी रूह को कुछ इस तरह अपने ही रंग में, ऐ रंगरेजा। तेरे हर रंग सी रंगी रहूं, तेरे हर रंग सी रंगी रहूं, तेरे हर रंग सी दिखूं मैं, तेरे हर रंग सी दिखूं मैं। तू रंगे जिस रंग मुझको, तू रंगे जिस रंग मुझको, हर एक तागे में रंग रंग सी बसूं मैं, हर एक तागे में रंग रंग सी बसूं मैं। मेरे रंगरेज रंग मेरी रूह को, जिसमें बस हो तेरे इश्क का वो रंग। मेरे रंगरेज रंग मेरी रूह को, जिसमें बस हो तेरे इश्क का वो रंग बसा। छोड़ूं जब जब यही चोला, छोड़ूं जब जब ये चोला, दिखे तू और मैं रंगे एक ही रंग में, एक दूजे का, एक दूजे को थाम यह साथ हमेशा। क्या बात है, क्या बात है। छोड़ूं जब जब यह चोला, दिखे तू और मैं
रंगे एक ही रंग में एक दूजे को थाम यह साथ हमेशा जाने जाने कितने ही सफर युगों तक तय करें हम बदल बदल कर यह चोला बदल बदल कर यह चोला तू रंग मेरी रूह को अपने ही रंग में ऐ मेरे रंगरेजा ऐ मेरे रंगरेजा। क्या बात है, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना है आपकी। इस बीच में अनदा पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई। अनदा जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योत्सना सक्सेना जी हमारे साथ हैं, राम दुलारी शर्मा जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, पूनम शर्मा जी, मधुर कुलश्रेष्ठ जी और अरुण कुमार पासवान जी, हीरो वाधवानी जी, जया आनंद जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। बाद में आप जी कमेंट्स आइए, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं प्रगति जी, बाद में उनका आप आराम से उत्तर दीजिए कार्यक्रम के प्रसारण के बाद। तो जी जी। अब थोड़ा सा मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर आना चाहूंगा। तो क्या जब आप 15-16 साल की थी, इसका मतलब आप लगभग 10वीं कक्षा में रही होंगी उस समय। तो क्या लेखन क्या कैसे हुआ, कुछ प्रेरणा वगैरह या परिवार में ऐसा माहौल था आपके यहाँ? उपेंद्र जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व पर उसके परिवार की बहुत छाप पड़ती है। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, वो एक प्रबुद्ध परिवार था और माँ और पापा हम लोगों को उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएँ और उनके अंदर जो भी ख़ासियत है, उसको वो मतलब बढ़ावा दें। तो हम लोग के घर में शुरू से ही ये था कि पापा भी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ में प्रोफ़ेसर एंड हेड रिटायर हुए और एजुकेशन का माहौल था। माँ भी बहुत विदुषी महिला थी। तो उनका ये रहता था कि रात को जब सब लोग फ्री हों, तो जिस बच्चे ने जो भी लिखा है, वो घर में 9 बजे के बाद क्योंकि सब फ्री हो जाते थे, तो अपनी-अपनी रचनाएँ या जो भी कुछ लिखा है, उसको सुनाएँ या उस पर बात की जाए, उसमें कमियाँ निकाली जाएँ या जैसा भी उनको उचित लगता था, वो माहौल हमारे घर में शुरू से रहा। तो उसी बीच में क्या होता है कि एक जिस उम्र में 8वीं-9वीं की ही बात होगी, अ, जो आस-पास के रिश्ते होते हैं, वो हम सबको बहुत स्पर्श करते हैं। छोटी-छोटी बातें, पेरेंट्स के प्यार ये सब बहुत प्रभावित करता है। तो वही शायद ऐसा समय था जिसमें कि मुझे भी अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहन से बहुत मतलब ऐसा लगता था कि सभी सारी ही दुनिया इन सब के आस-पास ही है। तो जो शुरू में कविताएँ लिखी वो सब इन्हीं लोगों के साथ माँ पे थी, पिता पे थी या बचपन पे थी, तो उस तरह की ही रचना लिखी गई। तो इस तरह सफ़र शुरू हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं वो पहली कविता भी सुना सकती हूँ। आप सुनाइए, बहुत अच्छी, मतलब इसके साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाएगा। तो ये क्या पहली कविता है आपकी? इसका मतलब हाँ, हाँ, कवियत्री के रूप में ही आपने अपनी शुरुआत की है अपने लेखन की? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। सुनाइए, सुनाइए, ये आपका स्वागत है। हाँ, हाँ, ये कविता मैंने शायद 8th में ही लिखी होगी, तो 8th या 9th में ही। अ, कविता का शीर्षक है एहसास। उंगली थाम कर बचपन की कब चली थी मैं, उंगली थाम कर बचपन की कब चली थी मैं, सही सही याद नहीं। समय के साथ उम्र और उम्र के साथ कद बढ़ता चला गया। क्या समय बात के है! साथ उम्र और उम्र के साथ कद बढ़ता चला गया। इस बीच न जाने मेरा बचपन कहाँ खो गया। इस बीच न जाने हाय, मेरा हाय! क्या बात! बचपन कहाँ खो गया। छोटा सा अंतराल, पलों में सिमटी हुई मासूम सी खुशियां। छोटा सा अंतराल, पलों में सिमटी हुई मासूम सी खुशियां मानो क्षणों में धूमिल हो गईं। पर कब छूटा था मेरा बचपन, क्या पर बात कब है! छूटा था मेरा बचपन। इसका एहसास मन के अशांत होने पर आज भी मेरी उंगली को होता है। मन के अशांत होने पर आज भी मेरी उंगली को होता है। बहुत अच्छी, सुंदर। आप देखिए, उस समय इस तरह के भाव बोध के साथ आप कविता लिखना अपने आप में, और वो भी जब आप 10वीं 9वीं 10वीं कक्षा में थी, तो बहुत बड़ी हम्म, बात है। तो फिर उसके बाद फिर लेखन जब जारी रहा,
तो पहले आपने कविताएं शुरू कर दी, या क्योंकि गद्य में भी काफी पर्याप्त मात्रा में आपने रचनाएं की है? जी, 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 बिल्कुल। अ, फिर क्या जी। हुआ कि स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में क्योंकि कविता का एक बार जब शुरू हुआ तो माँ-पापा के प्रोत्साहन से और परिवार के प्रोत्साहन से समझ लीजिए। ये हुआ कि स्कूल, कॉलेज में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया और अपनी रचनाएँ हर पटल पे रखना शुरू कर दिया। फिर निबंध लिखना शुरू हुआ क्योंकि स्कूल में क ऐसे कॉम्पिटिशन्स इंटर स्कूल ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो निबंध लिखना शुरू हुआ। फिर उनमें भी बहुत काफ़ी पुरस्कार मैंने जीते, यही रहा। फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे इंटर स्कूल भी, उन सब में भी पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ मैंने पहला और आखिरी नाटक 12वीं क्लास में लिखा, जिसका हम्म। करेक्शन जिसका हमारी टीचर्स ने ही किया, हालाँकि उसमें कमियाँ थी और इस विधा में उस 12th के बाद कभी मैंने लिखा नहीं। फिर क्योंकि और अन्य विधाएँ ही जुड़ती गईं और मुझे लगता है कि घर में जिस तरह का माहौल था, पत्रिकाएँ आती थीं क्योंकि उन सब ने मेरी लेखन को कहते हैं कि खूब पढ़ा हम लोगों ने। ये धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, इसके अलावा हमारी घर में भी एक छोटी-सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें बहुत राइटर्स शिवानी हैं, गुरुदत्त हैं और क्या? ओशो ओशो का पूरा लिटरेचर था। ओशो तो ख़ैर हमने बाद में पढ़ा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ा, पर अच्छा लिटरेचर हुआ करता था। तो उन सबको पढ़ते हुए मुझे लगा कि हमारी भाषा सही हुई। उसमें परिष्कार हुआ और हमारे सोचने-समझने का जो एक दृष्टिकोण था, उसका भी विस्तार हुआ। तो लेखन में निरंतर सुधार ही आता गया। ये इस तरह से चला, फिर फिर रुकी नहीं, मतलब लिखती रही हमेशा ही। तो आपका आपका जो जन्म है और शुरुआती जीवन है आपका, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उसके जी, बाद राजस्थान कैसे पहुंच गया? देखिए एक बहुत ज़रूरी मतलब मैं अपने जीवन में एक सच को स्वीकार करती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, वर्तमान में जो भी कुछ होना है, उसकी भूमिका अतीत में लिख जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरे माता-पिता जो थे वो समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे और घर में मेरी मम्मी को गरीब बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। तो जब वो नहीं पढ़ा पाती थीं, तो हमारी ड्यूटी लगती थी। तो वहीं कहीं से हमारे अंदर ये बीज हो गया था, बो दिया गया था। फिर जब उपेंद्र जी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आत्मकथ्य मैंने लिखा अपना, क्योंकि राग भोपाली ने जब मेरे ऊपर विशेषांक निकाला, हम्म। तब जब मैं कोरिलेट कर रही थी अपने जीवन को पहले मतलब जब से लिखना शुरू किया और जब से बहुत सारी चीज़ें व्यक्तित्व में परिवर्तन हुए या हमने बहुत कुछ एडिशन किया, तब ये रियलाइज़ेशन हुआ कि जो बीज हमारा मम्मी-पापा के साथ बोआ गया था, बुव गया था, उसको फलीभूत होने के लिए या उसको पल्लवित करने के लिए माहौल मुझे अम, जहाँ मेरी शादी हुई उससे अच्छा माहौल नहीं मिल सकता था। क्योंकि मेरा विवाह हुआ डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से, जो कि प्रोफ़ेशन से चिकित्सक हैं और उनके साथ मैं पहले दिन से जुड़ी। शुरू में मैं अकाउंट्स और मैनेजमेंट सँभालती थी अपने सेंटर के। फिर बाद में ये यात्रा कैसे शुरू हुई, इसमें कैसे विस्तार हुआ, आपके प्रश्नों के साथ मैं इनके उत्तर ज़रूर दूँगी। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब देखिए, कोई ना कोई ऐसा बहाना ज़िंदगी में मिलता है, जब आप कोई दिशा तय करते हैं। और इस जी, बीच में बातचीत जारी रखेंगे। मेरे लिए अच्छी सौभाग्य की बात है, डॉक्टर विकास दवे जी भोपाल से जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। जसपाल बंगा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद हर्ष जी हमारे साथ हैं, और विकेश निझावन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिता रश्मि जी, ओम सपरा जी, अजय शर्मा जी, हरगोविंद पुरी जी। अरे वाह, क्या बात है! बहुत सारे मित्र आज मेरे साथ जुड़ गए, मैं तो धन्य हो गया आज। उषा कौल जी जुड़ गई हैं।
ये तो जी। आपकी ही आभा है कि अब देखिए कितने सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब आपकी मैं चूँकि मुख्य केंद्र हम आपके लेखन पर ही रखेंगे, तो जब आपने ये तय कर ही लिया कि आपको लेखन की दुनिया में अपने आप को स्थापित करना है, तो आपने कह दिया कि कविताओं से आपने शुरू किया, उसके बाद फिर गद्य लेखन की तरफ से कैसे आपका रुझान हुआ? और क्या लगा आपको कि कविता ये समानांतर चलना चाहिए या पहले गद्य में भी देख लेते हैं, और किनसे ज़्यादा आप प्रभावित हुई उस समय जब आपने कहानियाँ लिखना शुरू कर दी? उपेंद्र जी, कोई किसी भी विधा का लेखन हो, उसके लिए ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर ही मैंने लिखना शुरू किया हो, ऐसा नहीं था। जबकि अगर मैं अपने संदर्भ में बात करूँ तो अ, जिस तरह से मेरे सेंटर पे, क्योंकि मेरा अपना भी एक सेटअप था जिसमें कि शुरू में मैंने अकाउंट्स और मैनेजमेंट से ही शुरू किया था। पर होता क्या था कि कुछ एक कहते हैं कि ईश्वर हमसे जो कुछ करवाना चाहते हैं, वो हमारे सामने उसको खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि जो भी पेशेंट्स आते थे वहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेशंस के लिए या किसी जाँच के लिए, किसी भी तरह का उनका ज़रूरत होती थी, तो उनको शायद मुझ में एक भरोसा नज़र आता था। जिसके तहत उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मुझसे बातचीत करने का तय किया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी के भी सामने अपनी सारी समस्याओं को खोल कर रख देना। तो उन लोगों ने जब मेरे संपर्क में वो लोग आए तो मतलब एक औपचारिकता नमस्कार से शुरू होती है और उसके बाद जिस तरह से मरीज़ का भरोसा एक वहाँ जो सेंटर की मैं मालिक थी, तो मालिक होने के नाते उनसे बातचीत शुरू होना। फिर एक एक आध मीटिंग के बाद उनका अपनी प्रॉब्लम्स को कहना, उनको अपनी सारी समस्याओं को मेरे साथ साझा करने के बाद मेरे से कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये ईश्वर की सोची-समझा हुआ एक अ, ईश्वर की इच्छा होती है। और उसी के तहत ऐसा बहुत सारे पेशेंट आए जिन्होंने कि मुझ में ये भरोसा दिखाया। या हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि पेशेंट का जो एक ऑरा था, उसमें मेरा ऑरा कहीं न कहीं मैच करता था और वो उस ऑरा के बीच में बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था कि मैं अपनी समस्याओं को इनके साथ साझा कर सकता हूँ और ये कुछ न कुछ निदान मुझे देंगी। तो उसी बीच में बहुत सारे मरीज़ों से मिलना हुआ। अब होता क्या था कि जब हम मरीज़ों के साथ मिलते हैं, उनकी समस्याओं पर बातचीत करते हैं, उनकी पीड़ाओं को सुनते हैं, तो आप ऐसे सोच के देखिए कि एक ही पेशेंट के साथ मेरी कई-कई सिटिंग्स हो रही हैं। तो मेरे दिमाग में सारा समय यही बातें घूमती थी क्योंकि मुझे उनका समाधान खोज कर निकाल कर देना होता था। तो जब पेशेंट के साथ समस्या का समाधान कुछ हद तक हो गया या पूरा भी हो गया, उसके बाद मेरे दिमाग में से तो वो कैसे खाली होगा? क्योंकि मैं अभी उससे निकली नहीं हूँ। तो ईश्वर ने मुझे लेखन इसलिए सौंपा कि मैं जो भी समस्या मैंने सुनी है या जो भी परेशानियाँ मैंने सामने से देखी हैं, पीड़ाओं को महसूस किया है, मैं उसको लिख कर वहीं पर स्टॉप फुल विराम लगाती थी। क्योंकि मेरे को फिर अगला किसी के साथ एक और कन्वर्सेशन करना है, एक और बातचीत करनी है। अगर मैं पहले ही पेशेंट में उलझी रहूँगी, तो मैं आगे किसी के साथ नहीं मतलब उसके साथ नहीं इन्वॉल्व हो सकती हूँ। तो इस तरह से इस लेखन को बहुत विस्तार मिला, बहुत हर तरह का, हर आयु वर्ग के पेशेंट्स मेरे सेंटर में आए और उनके साथ बातचीत हुई और मुझे लगता है कि ये सब ईश्वर की एक सोची-समझी हुई एक योजना थी, जिसमें मैं उसका हिस्सा बनी। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि ईश्वर की ही सोची समझी कोई योजना थी। उन्हीं का मैं ये कहूँगा, उन्हीं का
आदेश था, निर्देश था कि आप लगातार अपना कार्य भी करती रही हैं जो आपका अपना था, और साथ-साथ में उससे जो आपके लेखन के लिए सामग्री मिली, और उससे आपका लेखन इस रूप में प्रभावित हुआ कि वो और निखर के आ गया, और बहुत जी, सारे ऐसे विषय आपको मिले अपने लेखन में। तो आपका एक उपन्यास बहुत ही चर्चा में रहा है, जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे पूर्ण विराम से पहले। तो इसमें जो आपने मुख्य रूप से विषय लिया है, तो क्या ये अकस्मात आया है, या जीवन में देखिए कभी-कभी ऐसा होता है ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में रहता है, जो आपके साथ यात्रा करता रहता है। लगातार आप रचनाएँ करते रहते हैं, आप कविताएँ लिखते रहते हैं, आप कहानियाँ लिखते रहते हैं, लेकिन साथ-साथ में कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो आपके आपके जीवन में, आपकी जीवन यात्रा में, आपके अवचेतन में लगातार वो सफ़र यात्रा करती रहती है। तो क्या कारण रहा इस उपन्यास को जन्म देने के लिए? जैसा कि मैंने उपेंद्र जी कहा कि मेरे पास हर आयु वर्ग के लोगों का आना हुआ। इसमें वृद्धावस्था वाले भी लोग थे, जिनकी जो कि अकेले रह गए थे और अकेले बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो उसमें कई ऐसे भी थे जिनके बच्चे हिंदुस्तान के बाहर चले गए हैं और वो अकेले ही, चूँकि उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ जाके उनका अपना सर्कल खत्म हो जाता है, और मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन में, क्योंकि अपने घर में हर एक व्यक्ति रहना चाहता है जब तक कि उसको कोई अधिक व्याधि ना हो। तो ऐसे लोग भी थे, तो उन सबको जब मैंने एनालिसिस की, या मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर, क्योंकि ये उपन्यास कोरोना टाइम में आया था, तो इसमें प्रेम कहीं मुख्य रूप से रहा, और 60 साल के बाद की ये एक कहानी है जिसमें 2 कपल्स की लाइफ एक साथ पैरेलल चल रही है, और उनके साथ क्या-क्या समस्याएँ आती हैं अकेले रहने में, और किस तरह वो अपने जीवन यापन करने में किस तरह से अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद शारीरिक से ज़्यादा मानसिक अ, स सहयोग की ज़रूरत होती है, संबल की ज़रूरत होती है। तो उसी को आधार बनाकर मैंने इस उपन्यास को रचा, और इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं शायद इसमें सफल भी रही तो इसको लाने में। कोई ऐसा अंश आपने चिन्हित किया है, जो आप अपने मित्रों के लिए साझा करना चाहेंगी? यहाँ पर अगर कुछ पंक्तियाँ उस उपन्यास में से आप यहाँ पर इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। जबकि संतोष श्रीवास्तव जी को पता चला आपका कार्यक्रम है, तो उन्होंने एक मैसेज आया था उनको, मैं हालाँकि उनको उत्तर नहीं दे पाया, मैं व्यस्त रहा अन्य कार्य में, कि क्या प्रगति जी कुछ कहानी भी प्रस्तुत करेंगी यहाँ पर? लेकिन मुख्य रूप से तो ये आपके पूरे लेखन के बारे में है, तो चलिए उसी बहाने एक लघु कथा भी आपकी सुनेंगे। लेकिन इस उपन्यास में से कोई ऐसा अंश जो जिसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पूरा इस पर केंद्रित है, और इसका मुख्य सार है इस उपन्यास का? मैं इसका एक पैराग्राफ आप सभी के लिए प्रस्तुत करती हूँ, पर उसका सार नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, उसका एक हिस्सा ज़रूर कहूँगी, और बहुत ज़रूरी एक उसका अंश है। प्रखर की कही हुई हर पंक्ति उसकी व्यथा से सराबोर थी। उसकी हर बात उसके अंतर्मन को छूती हुई बाहर आ रही थी। प्रखर का बात-बात पर भावुक होना शिखा को भीतर-भीतर रुला रहा था। शिखा को हमेशा ही लगता था, कुछ लोग रूह से बंधे होते हैं। उनकी बातें, यादें शरीर संग भस्म हो जाती होंगी, पर शायद ऐसा पूर्णतः नहीं होता। भावों का अनंत असीम जोड़ फिर कहीं न कहीं, फिर किसी वक़्त में रूहों को जोड़ता है। यही वजह है, हर मनुष्य अपने नए जन्म के साथ कुछ लोगों से बहुत आत्मीयता से, तो कुछ के साथ कम आत्मीयता
की भावनाओं के साथ जुड़ता है। शिखा को प्रखर का एक-एक शब्द अपना ही लगता था और प्रखर को शिखा अपना ही रूह का हिस्सा। यही वजह थी जब शिखा की फ़ोन पर आवाज़ सुनता, तो कुछ सेकंड बाद ही उसकी तरफ से आवाज़ आती और बोलता, "तुम्हारी आवाज़ को महसूस करना कितना सुखद और जिए सा है शिखा। मेरा बस चले तो किसी रोज़ सारा दिन तुमको ही सुनूँ और तुम्हारी आवाज़ में खोया रहूँ। तुम्हारी अनकही भी मुझ तक तुम्हारे मौन के साथ पहुँचती है। सच यही है, तुम हमेशा साथ ही रहती हो।" क्या बात है! क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या प्रतिक्रिया रही अपनी मित्रों में इस उपन्यास पर? और आपको स्वयं में क्या लग रहा है कि जो कुछ भी आप इस रचना के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप उसे संतुष्ट हैं स्वयं? अगर मैं एक साहित्यकार के एक लेखक के रूप में अगर सोचूँ, तो मुझे लगता है कि हर कृति में कहीं न कहीं गुंजाइश फिर भी छूट जाती है। और क्योंकि हमारा भी दिन-प्रतिदिन परिष्कार होता है और हम हमारी सोच को भी विस्तार मिलता है। तो बहुत कुछ ऐसा आज मैं अगर सोचती हूँ क्योंकि इस उपन्यास को आए हुए कई साल हो गए हैं और अब ये वापस भी प्रकाशित हो रहा है। इसमें मैंने करेक्शन करके भी इसको प्रकाशित करवाया है। पर फिर भी मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है एक लेखक कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि ये संतुष्टि उसकी ग्रोथ को शायद रोक भी देती है और मैं संतुष्ट भी नहीं होना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और बेहतर करना है और परिष्कार करना है अपनी हर कृति का, हर चीज़ का। और जहाँ तक पाठकों का सवाल है, पाठकों ने इस उपन्यास को बहुत प्यार दिया है। मातृभारती पर अब तक लाखों में इसमें डाउनलोड्स हो चुके हैं और कई तो पाठकों के फ़ोन भी आए। साथ ही इसको भी पुरस्कृत किया गया, इस उपन्यास को भी और इसमें अभी जो इरा पर तीसरी बार इरा वेब पत्रिका इसको किश्तों में प्रकाशित कर रही है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है एक लेखक को मान-सम्मान और क्या मिल सकता है? क्योंकि उसकी कृति को लोग पढ़ें, उस पर बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इससे पहले कि हम आपके साहित्य पर आगे बात और करें, तो आपको मेरा एक प्रश्न है, क्या आपको क्या लग रहा है कि जो इस समय ये सोशल मीडिया का इतना विस्फोट हो रहा है और लगा अभी आप लिख ही नहीं रहे होते कि एकदम सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाता है, पूरे मतलब सबके समक्ष आ जाता है। पहले तो एक प्रगति जी एक जिज्ञासा रहती थी, क्योंकि हुँ, हुँ। बचपन में हम भी जब जब साहित्य में रुचि होने लगी थी, कि जब हमें पता चलता था कि अब इस साहित्यकार की ये कृति, ये रचना, ये उपन्यास या कविता संग्रह आ रहा है, तो हम बहुत ही बेसब्री से, बेताबी से हम उसका इंतज़ार करते रहते थे, कब आएगा, किस प्रकाशक से आ रहा है। फिर प्रति भी यहाँ तक के हम बुक करवाते थे कि भैया हमारे लिए एक प्रति इसकी रख लेना है। लेकिन आजकल वो जिज्ञासा जो है ना, वो तड़प जो है, वो इसलिए खत्म हो गई कि सोशल मीडिया एकदम इतना विस्तृत हो गया है और एकदम स्पॉन्टेनियस हो गया है। तो वो जो रोचकता है और जिज्ञासा है, उसमें कुछ कमी आ गई। तो एक साहित्यकार के रूप में, एक विचारक के रूप में इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। नो डाउट अगर हम सोचें तो सोशल मीडिया ने बहुत मतलब ईज़ी एक तरीका सुझा दिया है जिसपे कि कोई भी कभी भी अपनी रचना डाल देता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये एक माध्यम है जो कि अच्छे रूप में भी है और इसके दुष्प्रभाव भी हैं। और क्योंकि हर रचना को परिपक्व होने में समय लगता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं अपनी बात सोचती हूँ, तो मेरा लेखन तो बरसों बरस पुराना है, 30-35 साल पुराना है और मैंने इसको प्रकाशित करवाना 2016 से शुरू किया और उसके पीछे भी वजह रही क्योंकि मदर का जाना हुआ अ, अचानक और मुझे लग रहा था कि मैं अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ।
और फिर मुझे अपनी डायरियाँ सब डायरीज़ निकालनी पड़ी और उसमें पब्लिशिंग के लिए भेजा और रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो मुझे लगता है एक लंबी यात्रा तय करने के बाद ही मेरा ये प्रकाशन शुरू हुआ। और अगर कोई भी लेखक बहुत जल्दीबाज़ी करता है, तो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी प्रकाश में आना और लुप्त हो जाना, ये एक अच्छे साहित्यकार की पहचान नहीं है। उसपे कहीं न कहीं एक निरंतरता, समर्पण और एक गहराई, विचारों में गहनता समय के साथ आती है। और जब आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझ आपकी डेवलप हो जाती है, तब आप अच्छा लेखन की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत जल्दी तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो एक तपस्या है, लेखन भी एक तपस्या है। और इस बीच में कुसुम डोगरा जी, निरुपमा सिंह जी और झावेंद्र कुमार ध्रुव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भानु प्रकाश जी रघुवंशी वो हमारे साथ, नीलम प्रभा जी भी जुड़ गई हैं। आपको सभी अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार जी, कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत अच्छी नमस्कार। बातचीत हो रही है। अब इसके साथ मेरी एक दो और प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है आपसे मैं वो साझा करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप की कविताओं पर कुछ बातचीत हो जाए। जी, आपके 4 कविता संग्रह छपे हैं और एक ई कविता संग्रह, यानी वही सोशल मीडिया वाला जिसको हम ई कहेंगे, ई काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि कविता का जो धर्म है, समाज में उससे कुछ भला होता है, या समाज में परिवर्तन आता है, या जो हमारे समाज में घटित होता है उसमें कुछ नए विचार आते हैं, नई तब्दीलियां आती हैं? एक कवि के रूप में मैं पूछ रहा हूं आपसे। अच्छी कविता हमेशा आपको एक ताज़गी देती है। मेरे दृष्टिकोण में मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि अच्छा लिखा हुआ, चाहे वो किसी भी विधा में हो, चूँकि कविता एक बहुत छोटा रूप है, तो अगर अच्छी कविता रची गई है और उसके अंदर भाव है, तो निसंदेह लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव तो छोड़ते ही हैं। और इसलिए कविताएँ कही जानी चाहिए, कविताएँ रची जानी चाहिए। गीत आप देख रहे हैं कि आप पूरा अपना इतिहास उठा लें, कविताओं की भूमिका बहुत सशक्त रही है। गीतों की भूमिका मतलब आंदोलन में जो अपना स्वतंत्रता आंदोलन था या कोई भी था, तो इन सब की भूमिका बहुत सशक्त रही है। तो इसलिए कविता को हम किसी भी रूप में कम नहीं आँक सकते हैं। और पर हाँ, अच्छी कविता होना, अच्छी कविताओं पर बात होना, उसकी मौलिकता है या फिर उसका जो भाव है, एक भाव जो कविता उतरती है, उसके अंदर कहीं भी अपूर्णता नहीं होनी चाहिए, पूर्णता का भाव आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक कवि मन के लिए या कवि जो भी लिख रहा है, मुझे लगता है उन सब बातों पर भी विचार करना चाहिए। तो कविता का अपना एक अच्छा स्वरूप है, मुझे लगता है। आपने अपना विचार सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी एक दो रचनाएं सुनाइए जिस संग्रह में से आपको ठीक लगे, उचित लगे। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। आपका आपका कार्यक्रम, भूपेंद्र सिंह रैना जी, आप बहुत अच्छे कवि हैं और कहानीकार हैं। आप जम्मू से जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, अभी मैं शुरुआत में मैंने रिश्तों की ही बात की थी, तो रिश्तों से जुड़ी हुई एक कविता सुनाती हूँ, बयाँ। आपका स्वागत है, सुनाइए। रिश्तों को निभाना सीखना हो तो, रिश्तों को निभाना सीखना हो तो उन दरख्तों से सीखिए। रिश्तों को निभाना सीखना हो तो उन दरख्तों से सीखिए, जिन्हें ज़ख्म जड़ों पर लगते हैं और टहनियाँ सूख जाती हैं। क्या बात। जिन्हें ज़ख्म जड़ों पर लगते हैं और टहनियाँ सूख जाती हैं। जब महसूस होने लगे रिश्ते, जब महसूस होने लगे रिश्ते कहीं दिल के आस-पास। जब महसूस होने लगे रिश्ते कहीं दिल के आस-पास, तब आँखें भी दिल से जाने कौन से रिश्ते निभाती हैं। जो महसूस हो जाता है, जो महसूस हो जाता है दिल के पास कहीं,
उसकी हर बात पर नमी दे छलक ही जाती हैं। वाह वाह, क्या बात ऐस है। जो दिल के पास जो महसूस हो जाता है दिल के पास कहीं, उसकी हर बात पर नमी दे छलक ही जाती हैं। ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, जिनके ज़ख्म लगते कहीं और बयाँ कहीं और हुआ करते हैं। ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, जिनके ज़ख्म लगते कहीं और बयाँ कहीं और हुआ करते हैं। ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी खामोशी से निभ जाया करते हैं, खामोशी से निभ जाया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छे भाव भूमि पर आपने इसको रचा है, इस कविता को। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बीच में हमारे मित्र लगातार जुड़े हैं, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि आज हमारे बीच में जोधपुर से प्रगति गुप्ता जी जुड़ी हैं, जो एक प्रतिष्ठित कवयित्री साहित्यकार हैं। अभी हाल फिलहाल में उनको कई पुरस्कार मिले हैं। भोपाल में आपको पुरस्कार मिला, अभी दिल्ली में भी आप आई थी पुरस्कार लेने के लिए। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। थैंक तो जो संस्मरणात्मक कार्य है आपका, तो उसमें क्या विषय, क्या मुख्य केंद्र में क्या रखा गया है उसमें? हर उसके अंदर सभी विषय हैं, सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है और चिकित्सा से जुड़े हुए भी हैं। अ, अगर आप कहेंगे तो मैं एक आध उसमें से एग्ज़ाम्पल देके उसको बहुत शॉर्ट में हाँ, बताती हाँ, हूँ कि बिल्कुल, किस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। होता बहुत है। अच्छा कार्यक्रम, हमारे पास समय है अभी। और हाँ, हाँ। मैं मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो लगातार। योगेश त्रिपाठी जी आजकल पुणे में हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छे नाटककार हैं, हमारे परम मित्र हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मल्लिका मुखर्जी, अरे वाह, क्या बात है मैडम, आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद से जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, जी। थैंक यू। सुनाइए, सुनाइए आप। अ, बहुत कई सालों पहले की बात है। एक्चुअली जो मेरा सेटअप था उसमें मैं थोड़ा-सा उसका चित्र खींचती हूँ कि जैसे सीढ़ियों से चढ़कर जो फर्स्ट रूम था वो एक रिसेप्शन एरिया था, जहाँ पर पेशेंट्स क वेटिंग रहती थी और उसके नेक्स्ट जो रूम होता था, वहाँ पर मेरा अपना चेंबर था। तो मुझे अपने चेंबर की उससे चेयर से रिसेप्शन का नज़र आता था क्योंकि उस समय कैमरा नहीं होते थे। पहले जिस समय हमने 2001 में हमने अपना सेटअप शुरू किया था। नहीं, 2003 में शुरू किया था और उस सम मेरा अपना इंडिविजुअल सेटअप, बाकी तो 1994 में हमारा पहला सेटअप लग गया। तो 2003 में उस समय कैमरा का इतना प्रचलन नहीं था। तो मेरा जब मैंने अपना सेटअप लगाया था तो अ, मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं हर मरीज़ की बात सुनूँ, कहीं उसके साथ स्टाफ का बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए, स्टाफ किस तरह से ट्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरे बातों में भी सब उनकी बातों में भी ध्यान रहता था। तो एक पेशेंट को मैं बताती हूँ कि क्या था कि एक यंग युवा लड़का था, जो कि अपनी मदर और अपनी 2 बहनों के साथ आया और साथ में उसके एक यंग ही लड़की थी और उसके लड़की की माँ थी। ये मुझे रिश्ते सब बाद में पता लगे, पर मैं आपको जैसे बता रही हूँ। क्या हुआ कि उसने आकर रिसेप्शन पे कहा कि मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं इनके। उस लड़की का नाम बोला उसने कि अ, इसके टेस्ट कराने हैं और आप कर दीजिए। तो मेरे स्टाफ ने उसको ये बोला कि आप डॉक्टर की पर्ची दीजिए, कौन-कौन से टेस्ट कराने हैं। उसने कहा नहीं, डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए, मेरी शादी होने वाली है इससे और मैं इसके कुछ टेस्ट करवाना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो अ, मेरी नज़र एक्चुअली उस लड़के पे भी पड़ रही थी और वो जो लड़की उसके साथ आई थी, उस पर भी मेरा अ, ध्यान बार-बार जा रहा था। तो अ, उसने स्टाफ ने कहा कि टेस्ट आपको कौन से कराने? तो उसको एचआईवी वगैरह और प्लस कुछ रूटीन चेकअप कराने थे उसके। तो वो लड़की जो थी कहीं पर उसका मन नहीं था। बेसिकली लड़की थोड़ा हिचक रही थी और ये लड़का इंसिस्ट कर रहा था क्योंकि उसकी माँ के साथ आया था।
अपनी माँ और बहनों के साथ आया था, ये अपनी सिर्फ़ माँ के साथ थी। तो जब मुझे लगा कि लड़की का चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत पॉज़िटिव नहीं थे क्योंकि वो विलिंग नहीं थी टेस्ट के लिए और लड़का जो है वो उसको लेके आया था। कुछ भी ये कह के रिश्ता तोड़ दूँगा या जो भी कुछ उसने बोला होगा उसको कि अ, मैं उसके पास पहुँची और मैंने कहा कि क्या टेस्ट है, क्या है? तो टेस्ट तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने उसको टैकल करने के लिए पहली बार मैंने कहा कि बेटा अगर तुम टेस्ट करवाना ही चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है तुम अपना भी कराओ। क्योंकि विश्वास, भरोसा अगर शादी करनी है, तो दोनों का ही एक-दूसरे में होना चाहिए ना। तो उसकी फिर बहुत तरीके से उसकी समझाइश कर रही थी क्योंकि पहले तो उसको ये लगा कि ये तो मेरे अहंकार के विरुद्ध है। मेरी एक पुरुष होने के लिए मैं तो बिल्कुल सही आदमी हूँ, मैं अपना टेस्ट क्यों कराऊँ? इस लड़की का ही टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में आपको मेंटल मेकअप करना पेशेंट का, क्यों जब लड़की नहीं कराना चाहती, लड़का उसको इंसिस्ट कर रहा है, तो जब बात खुल के आई, जब मैं अपने चैम्बर में उन दोनों को लेके आई और उनके साथ मेरी बातचीत हुई, तो बहुत समझाइश पहले दिन तो वो वापस चला गया, फिर दूसरे दिन आया वापस क्योंकि पहले तो मुझे कह के गया कि मैं कहीं और से करा लूँगा, तो मैंने कहा कहीं से भी करवाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे करवाइए, पर जो एक सही तरीका है क्योंकि आप दोनों शादी करने वाले हो और शादी की जो एक नींव रखी जाती है, वो एक भरोसे पे रखी जाती है। अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है, आप इसके टेस्ट कराना चाहते हैं, तो इस लड़की के मन में भी तो ये विचार आ सकता है ना कि आपका भी टेस्ट क्यों ना हो? तो पहले तो वो माना ही नहीं, उसकी मदर भी उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी बहनें भी क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो हमारा समाज है, वहाँ पर लड़कियों को तो ये सोचा जाता है कि इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर मदर-फादर क्योंकि उस लड़की के फादर नहीं थे। लड़की को लड़की की शादी करनी थी। माँ इतनी सक्षम नहीं थी कि उस लड़की को बहुत दिन तक अपने घर में रोक पाए। तो वो वही कर रही थी जो लड़के वाला चाह रहा था। तो उस बीच में बच्ची को दोनों बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना कि भई जो एक सही तरीका है, हम उसकी तरफ क्यों ना जाएँ। तो कई बार सिटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें लड़की ने अपनी बात की, लड़की को अलग बिठा के बात की, मैंने लड़के से अलग बिठा के बात की, फिर दोनों को साथ बिठा के बात की, फिर एक बार उसकी मदर को बुला के बात की, तो ये एक प्रोसेस लंबा चलता है। किसी भी एक छोटी-सी बात होती है या कोई भी समस्या होती है, उसको समझाने के लिए कई सारी सिटिंग्स होती हैं। तो जब मैंने इस कहानी मैंने आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये एक इंसिडेंस था। ऐसे ही एक लेडी आई थी जिसको एक्चुअली अगर मैं सुनाने बैठूँगी ना तो पेन जी बहुत लंबा इसी बातों में, अनुभवों में ही समय निकल जाएगा। नहीं, मुझे मैं लगता है अब ये नहीं, ब बहुत बढ़िया, हाँ। अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक मेरी जिज्ञासा ये है कि हुँ, हुँ। आप गद्यकार हैं, आपने बहुत अच्छी कहानियाँ भी लिखी हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। तो जी। आप कैसे ये निर्णय कर लेती है कि ये संस्मरण के उपयुक्त ये मेरी ये जो घटना है, कहानी भी तो हो सकता है वो? तो कैसे हाँ, ये तय आप ही कर पाते हैं आप? हाँ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हुआ क्या कि पहले तो मैं जो ये मेरे अनुभव थे, मैं इनको कहानियों का ही रूप दे रही थी। पर हुआ क्या कि 2018 की बात है, मेरे पास ये है अनमोल अनमोल हैं, जो कि उस समय हस्ताक्षर पत्रिका के संपादक थे। उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम मुझे ना आपके अनुभव चाहिए और मैं आप अपनी ये जो मेरी हस्ताक्षर पत्रिका है, इसमें आपका कॉलम ज़रा सोचिए रहेगा और आप अपनी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, इनको साझा करना। मेरा आग्रह है कि आप प्लीज़ इसको ये करिए ताकि लोगों की बातें लोगों के सामने आएँ। क्योंकि ये आप आम लोगों के लिए आपने काम किया है और उन मरीज़ों के बीच में रही हैं। तो मुझे उस समय इसका ये अच्छा लगा सुझाव कि भई ऐसा भी करना चाहिए। पर हुआ क्या कि जो भी मेरे अनुभव थे, वो
इतने छोटे संस्मरण नहीं थे, पर कुछ ना कुछ, क्योंकि हर बात कही नहीं जाती संस्मरण में, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। मरीज़ जब अपनी बातें बताता है, अपनी समस्याएँ बताता है, तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि 40% बातें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जिनको प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। तो जब मुझे संस्मरण के रूप में मुझे लाना पड़ा जिनको, क्योंकि कहानी के अंदर तो वैसे भी कहानीकरण हो जाता है घटनाओं का। उसमें तो काल्पनिकता वैसे ही आ जाती है, पर संस्मरण में इतनी काल्पनिकता का कहीं गुंजाइश नहीं होती। फिर मुझे उसमें काट-छाँट करनी पड़ी, बहुत। क्योंकि कॉलम आना था, तो 2 ढाई साल तक मेरा कॉलम चला, तो किताब तो मेरी वैसे ही तैयार हो गई थी, उन कॉलम्स के साथ। तो ये अनमोल का ही एक, हम कह सकते हैं कि एक सुझाव था कि मैं आपके अनुभव लाना चाहता हूँ, तो वो संस्मरण के रूप में आ गए। तो शायद ईश्वर ऐसे ही चाहते थे, पहला रूप उनका। फिर उनमें से कुछ संस्मरण की कहानी बनी, बाकी नहीं बनाई मैंने। और अक्सर अक्सर हमने ये प्रगति जी ये देखा है कि संस्मरणात्मक रचना हो या आपकी आत्मकथा के रूप में हो वगैरह, क्या पूरा 100% ईमानदारी उसमें नहीं रहती है। कुछ चीजें ऐसी, घटनाएं ऐसी होती है जहां पर आप उनको उसी रूप में दर्ज नहीं कर पाती हैं। कई कारण होते हैं। तो नहीं, कई नहीं, पूरी, और फिर जी जी जी, सॉरी, क्योंकि ये हाँ बताइए क्षेत्र बताइए। चिकित्सा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, तो यहाँ तो ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ की प्राइवेसी को हम तोड़ें, ये गलत है। तो ठीक है, जितना संभव होता है समाज के लिए जो हिस्सा मुझे लगता है कि ज़रूरी है बताना या हम्म, सामने लेखन के रूप में लाना, वही आएगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, अब मैं आपके एक बहुत ही इसमें सनसनीखेज लगा मुझे, कुछ यूं हुआ उस रात। तो ये इस पर बात करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं कुछ पंक्तियां इसमें से पढ़ूं। और समर अभी शेष है, एक कहानी है आपकी। शुरुआत में आपने इसमें लिखा है, कब छोड़ा तुमने, क्या अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना, दरअसल छोड़ना कहाँ चाहा, बस छूट गया। वह धरा कहाँ है जिसकी आंखों में स्वाभिमान दमकता था, जो खुद के स्वाभिमान को बचाकर जीना जानती थी, जिसके पास चंद पलों के लिए बैठना ही ऊर्जित महसूस करवा देता था, अपनी कीमत बिसराकर जीना भी कैसा जीना। ये कहानी तो लंबी है ये, लेकिन ये पहली कुछ पंक्तियां जो मैं अपने मित्रों के समक्ष, खैर पुस्तक आपकी रखना चाह रहा था। तो इसमें जो मुख्य कहानियां हैं, ये मानवीय जीवन की जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, और जो हमारे समाज में अक्सर रोजमर्रा जिंदगी में घटित हो रहा है, उन पर केंद्रित कहानियां हैं। बहुत सशक्त कहानियां हैं, और इसके लिए आपको पुनः बधाई दे रहा हूं कि इस पर आपको अभी भोपाल में पुरस्कृत भी किया गया है। तो पहले, सबसे पहले बताइए, कुछ यूं हुआ उस रात। तो इसको थोड़ा सा व्याख्यायित करिए। ये ये कहानी दरअसल, इसका घटना तो मेरे साथ ही घटी थी, और कहानीकरण मैंने उसका करके कहानी के रूप दिया है। तो मेरे पास भी रात के, कोरोना का समय था, 2020 की बात है, और हम पूरा हम्म, परिवार घर में बुखार, वही सब कोरोना में सब ग्रस्त थे। तो 12:30 1 बजे करीबन मेरे पास एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन पर आवाज़ जो थी वो एक बच्ची की थी। हम्म, उसने अपना संवाद मम्मा से ही शुरू किया। जब हम्म, हम, एक बहुत स्वाभाविक सी बात है उपेंद्र जी, जब हम बुखार में होते हैं या कोई हमें मम्मा कहकर पुकारता है, तो मिनट भर के लिए हम अपने बच्चों को इमेजिन करने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ उस पल में,
और उस लड़की ने जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम कहना शुरू किया और बार-बार उसका फ़ोन कट रहा था, फिर वापस फ़ोन आ रहा था। तो उस कहानी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उस कहानी के बारे में सोचूँ, उसके पात्र के बारे में सोचूँ, उसकी समस्या के बारे में सोचूँ, क्योंकि उसकी समस्या हमारे आज के समाज से जुड़ी हुई समस्या है। तो फिर उसको मैंने कहानी का रूप दिया और जब मैंने उस बच्ची को वापस फ़ोन लगाने की कोशिश की, तो वो फ़ोन लगा नहीं था। तो मुझे लगा कि जिस बच्ची से मेरी इतनी देर बात हुई हो, तो वो एक फ़ोन भर तो नहीं हो सकती, वो हकीकत थी। तो मैंने कहानी को उसी तरह से ढाला है और इस कहानी पर बहुत अच्छा अ, हंस में प्रकाशित हुई थी ये कहानी और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। मुझे लगता है ये हकीकत भी है आज के समाज का ऐसी हकीकत जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। नहीं है, और इसमें कुछ कहानियां ऐसी है जो बिल्कुल मन को छू लेती है, मन को स्पर्श हुँ, करती है। और एक रचना की सही पहचान और उसकी सही शक्ति यही होता है कि वह आपके भीतर को जागृत करे, उसको महसूस कराए कि जो जीवन में घटित होता है, जो समाज में जो घटित होता है, उसका प्रतिबिंबन रचनाओं में हो जाए और जो पाठक होता है, उसको वो पढ़ने के लिए और उसको महसूस करने के लिए मजबूर करे। तो वही तो उसका जी, मुख्य उद्देश्य होता है ये। जी, अब जी, मेरी जी, मेरी इन कहानियों को पढ़ने के बाद एक थोड़ा-सा एक और प्रश्न मन में आ गए, जैसा आपने ज़िक्र भी किया है कि जब आप शायद स्कूल में थे, विद्यालय में थे, तो आपने कुछ नाटक लिखने का भी प्रयास किया था। तो आपको लग नहीं रहा कि कुछ कहानियों पर एक कुछ अच्छे नाटक बन सकते हैं? तो उस दिशा में आपने कभी प्रयास नहीं किया? अभी नहीं किया है पर सोचती हूँ कभी भविष्य में करूँगी शायद उस पर भी। अब आपकी लघु कथाओं पर आना चाहूँगा। लघु कथाएँ एक ज़माने में ये कहा जाता था कि साहित्य में लघु कथाओं को उतना स्थान नहीं दिया जाता है। मुझे याद आ रहा है, मैं आकाशवाणी में था, हमारे कई मित्र आते थे और लघु कथाओं के प्रसारण के बारे में तो कहते थे कि यहाँ से लघु कथाओं का प्रसारण नहीं होता है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने उस परंपरा को शुरू कर दिया। आकाशवाणी से हमने कहा कि जहाँ बड़ी लंबी कहानी होती है या कहानी का जो अपना आकार स्वरूप होता है, उस परिधि में अगर कहानी है, तो अगर लघु कथा कम से कम गागर में सागर वाली बात के समान है, क्या आपको कम शब्दों में आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो लघु कथा का भी अपना एक विशेष स्थान साहित्य में होना चाहिए। तो फिर ये परंपरा आकाशवाणी से भी शुरू हुई और उसके बाद आपको पता होगा कि सारिका में विशेषकर लघु कथाएँ बहुत आने लगी थी जी, और उनको बहुत ही उत्तम स्थान मिलने लगा था। और तो इस दिशा में आपने भी बहुत विचार-विमर्श किया है, आपकी भी लघु कथाएँ हैं। पहले आपकी टिप्पणी चाहते हुए फिर आप अपनी एक छोटी-सी लघु कथा इस मंच के माध्यम से हमारे मित्रों के समक्ष रख लीजिए। जी। मुझे लगता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर एक लघु कथा बहुत कुछ कह जाती है और बहुत कुछ सोचने के लिए विवश भी करती है, अगर हम उसको तरीके से आकार दें। और एक अच्छी लघु कथा में ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा शब्द डाले जाएँ, पर जो शब्द लिए जाएँ या जो बातें कही जाएँ, उनसे बहुत कुछ दिखना चाहिए, बहुत कुछ सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका लघु कथा भी बहुत अच्छा एक अपना प्रभाव छोड़ती है, अगर हम उसको अच्छे से लिखें। और मैंने काफ़ी लघु कथाएँ लिखी हैं, हालाँकि मैं अभी तक कोई लघु कथा संग्रह नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि कितने संग्रह लाऊँगी, ये भी एक लेखक के रूप में मुझे लगता है क्योंकि लेखन यात्रा आज एक बहुत छोटी नहीं है, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद प्रकाशन शुरू हुआ है। तो 70 से ऊपर तो मेरी लघु कथाएँ हैं। अब देखती हूँ कब तक क्या लाऊँगी। पर हाँ, आप सभी हुँ। लोग अगर कहेंगे तो मैं एक लघु कथा सुना देती हूँ। आपका स्वागत है, सुनाइए।
शीर्षक है पाठ्यक्रम। अलका के ससुराल वालों की साधु महात्माओं में कुछ ज्यादा ही आस्था थी। आए दिन उनके पधारने पर सुख सुविधाओं की व्यवस्थाओं के साथ विविध पकवानों का भी उसे इंतजाम करना पड़ता था। अब की बार मौनी बाबा पधार रहे थे। वृद्ध सास को उनकी सेवा में कोई कोताही या कमी नहीं चाहिए थी। सास बहुत चिंतित थी, मगर मितभाषी अलका निश्चिंत थी। वह उन्हें सांत्वना दे चुकी थी कि सब ठीक होगा, आप चिंता न करें। मगर अलका के पीहर का वातावरण ससुराल से उलट था। पढ़ाई लिखाई के अलावा उसे जीवन की कठिनाइयों का सहजता से सामना करना सिखाया गया था। उसके दृष्टिकोण में असल सन्यास घर परिवार की जिम्मेदारियों से पलायन करना कदापि नहीं था। एक जाल से निकलकर दूसरे में फंसना उसे कभी भी समझ नहीं आया। बढ़ती उम्र के साथ उसके मोह जो जो छूट रहे थे, वह स्वयं ही शांत हो रही थी। दूसरी ओर अलका की सास मन की संतुष्टि के लिए पूरी रूपरेखा जानना चाहती थी। कैसे करोगी सब? बाबा कुछ बोलते नहीं हैं, उन्हें बुरा लग गया तो जग हंसाई होगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन बातों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, मगर उनके कोप के भाजन तो हम बनेंगे। ऐसे प्रपंचों में विश्वास न होना अलका की व्यक्तिगत सोच का हिस्सा था। ताउम्र वह अन्य मेहमानों की तरह उनकी भी आवभगत करती आई थी। इतने साधुओं की संगत के बाद भी सास का मन शांत कब हुआ था? उसने मन बेमन से पारिवारिक मर्यादाओं का ध्यान रखा, मगर आज सास का क्रोध फट पड़ा। अलका, तुम्हारे मुंह से कुछ फूटेगा भी या नहीं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो। उन्हें शांत करने के उद्देश्य से अलका बोली, माँ जी, आप इतनी छोटी सी बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। आज तक सभी के खाने पीने और आराम से जुड़ी चाहतों के चेहरे पढ़ पढ़ कर ही तो पूरे कर रही। मौनी बाबा को भी पढ़ लूंगी, मगर हाँ, मौनी बाबा अगर मेरा चेहरा पढ़ पाए तो जरूर पूछिएगा, आपकी बहू क्या चाहती है। क्या? अपनी बात बोलकर अलका अपने कमरे में चली गई, मगर अब मौनी बाबा बनी उसकी सास कमरे में गूंजते उसके कहे हुए शब्दों के अर्थ समेटते रह गई, जिनके उत्तर किसी भी मौनी बाबा के पास नहीं हो सकते थे। गृहस्थी की राजनीति या स्थिरता इन मौनी बाबाओं के पाठ्यक्रम से बाहर जो थी। क्या बात है! तो यही यही बात है ना कि लघु कथाओं का